जय महाराष्ट्र देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत की कारकर्दगी देखकर लोगों ने दिया तारीखी मैंडेट। निगरान वजीर आला एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय राउत ने महाराष्ट्र इंतखाबी नताइज को आइन के खिलाफ करार दिया। रियासत में सदर राज नाफिज करने का किया मुतालबा। औरंगाबाद में असद ओवैसी की पार्टी कारकुनों से मुलाकात। हालिया इंतखाबात में एमआईएम की कारकर्दगी पर बातचीत। इलेक्टोरल निजाम में खामी से जमहूरियत हो जाएगी कमजोर। इंतखाबी धांधलियों पर साबिक वजीर आरिफ नसीम खान का तबसरा। महाराष्ट्र के निगरान वजीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। शिंदे ने अपने आबाई गांव सतारा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबी शेड्यूल में काफी मसरूफियत के बाद वो यहां आराम करने आए हैं। शिंदे ने कहा कि पार्टी क़यादत को पहले ही वो अपनी गैर मशरूत हिमायत दे चुके हैं और उनके फैसले की हिमायत करेंगे। शिंदे ने कहा कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी देखकर लोगों ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाया था नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे, अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज को आइन के खिलाफ करार देते हुए रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतखाबी नताइज का ऐलान हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और महाराष्ट्र में अभी तक वजीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया गया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी हुकूमत बरसरे इख्तियार है जो कि आइन के मुताबिक गलत है। इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट
की हिमायत हासिल थी और इसलिए उस वक्त के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने साबिक सीजेआई पर शिवसेना के मेंबरान असेंबली की नाअहली के मामले की समाअत में ताखिर का इल्जाम लगाया। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल का अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहां मेस हो चुका है। तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 ईयर्स। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत के बयान पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया का कहना है कि संजय राउत का इंतजार 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे महाराष्ट्र को एक बार फिर एक अच्छा वजीर आला मिलेगा। महाराष्ट्र के लोगों ने महायुति और बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया है। संजय राउत के इंतजार का 5 दिसंबर को अंत होगा। 5 दिसंबर शाम को 5 बजे महाराष्ट्र को फिर एक बार बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी सस्पेंस किस बात का? भारतीय जनता पार्टी महायुति में महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया और इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद ओवैसी ने हालिया महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि एमआईएम ने असेंबली हलकों में अच्छा मुजाहिरा किया। असद ओवैसी ने कहा कि जायजे के बाद जहां खामियां रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उनकी सरकार है तो जाहिर है अपने आदमी को बनाएंगे और हम क्या बोलेंगे। अच्छा है, आरएसएस ने बोल दिया कि उनका आदमी चाहिए उनको। अब बोलना चाहिए शिंदे को और अजित पवार को। अच्छी रणनीति रहेगी, हम लोग अभी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आया भी उसलिए था और आते रहूँगा। अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अच्छा नतीजा है। हमने औरंगाबाद की दोनों सीटों में, गुलिया में और जो गोवंडी की सीट है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे खासे वोट लिए। सोलापुर में इन जगह पर हम लोग सेकंड आए। इम्तियाज साहब तो बहुत करीब आए, कम वोटों से कामयाब हो सके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमको अपना भी कमजोरियों को दूर करना है और इंशाल्लाह हम लोग सबसे बात करेंगे, जाएंगे, बैठ के बात करके उसको कमजोरियों को दूर करेंगे। मगर ये जो सडनली जो बैठ गया ना ये आपका गाड़ी, ये समझ में नहीं आया कैसा है लोग बैठ गए एकदम। उसका रीजन क्या है मेरे को तो वो लोग तलाश करेंगे और हम अपना रीजन तलाश करेंगे। तो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मराठा भाइयों का, मनोज जरांगे साहब का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे वोट दिए।
मगर जो हमारा कमिटमेंट है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। हम उनको जाकर बोल कर आए इनके साथ, हम तो बराबर उसको भी लड़ते रहेंगे, मराठा रिजर्वेशन के बारे में बोलते रहेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे। इस दौरान असद ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह की जगह मंदिर होने के दावे पर और एक निचली अदालत में अर्जी दाखिल किए जाने पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के मफाद में नहीं है और इस तरह मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस जमाने में 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे खजाइने फुतुहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है, क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो, यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे दो हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहां पे आता है। हर प्रधानमंत्री वहां पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहाँ रोकेगा, कहाँ ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वही बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, अब तो चेंज करना चाह रहा है ना उसको। चलो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कि कन्वर्ट करो उसको, उस जगह को बदल दो और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज है। अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मरतबा ने 10 साल में 10 मरतबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ये देश के हित में नहीं है। आप बार बार आप एएसआई करेंगे तो एआई छोड़ के एएसआई पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही मत करो, खाली ऐसा ही करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खां का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, ये काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उस वक्त ही कहा था ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे। और डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते एक केस में तो किस्सा ही खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ी शिकस्त को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के एमएलएज ने भी ईवीएम की जांच का मुतालबा किया है। इस पर हमारे नुमाइंदे सैयद अकरम रहमान ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला आरिफ नसीम खान से बातचीत की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार एक जो सवाल उठता गया वो बहुत हर बढ़ते दिन के साथ वो सवाल मजबूत भी होता गया, और वो सवाल है ईवीएम पर। हर चुनाव के बाद ईवीएम का जो भूत है वो निकल कर आता है और उस पर लगातार जो है सवाल उठते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में ये बात कुछ आगे बढ़ गई है, चूंकि महाविकास अघाड़ी ईवीएम की जांच को लेकर जो है वो अब इसके तरफ जो है वो पूरी की पूरी एक प्रोसेस उसने आगे बढ़ा दी है। हमारे साथ महाविकास अघाड़ी के नेता, कांग्रेस के महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता जो है नसीम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे।
सर, अब तक ईवीएम का बूथ जो था वो आता था एक दिन के लिए, जब चुनाव के रिजल्ट आते थे, उसके बाद शांत हो जाता था। इस बार बात कुछ आगे बढ़ गई है। देखिए, ये हमारे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है चुनाव। अगर चुनाव में इस तरह से बातें होंगी और चुनाव में अगर इस तरह की शिकायतें आएंगी कि कहीं ऑटो में वेरिएशन आ रहा है, एक गांव के लोग उतरकर रास्ते पर आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने वहां की महायुति सरकार को वोट नहीं दिया है, महाविकास आघाड़ी को दिया है, तो मशीन पे वोट कैसे पड़ा है। बहुत सारी जगहों पर मशीनों को लेके, सील को लेके इशू है, बैटरीज को लेके इश्यूज है कि 12-12 घंटा, 18-18 घंटा इस्तेमाल होने के बाद भी 100% बैटरी में से 99% बैटरी कैसे रह सकती है, 1% बैटरी कैसे खर्चा हो रही है। तो बहुत सारे शिकायतें अलग अलग तरह की महाराष्ट्र में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से भी आई हैं और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के उम्मीदवारों की तरफ से भी आई हैं और शरद पवार जी की पार्टी के उम्मीदवारों ने भी शिकायत की है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसका सर्कुलर निकाला है कि 5% हर मशीन को टेस्ट किया जाना चाहिए, कर सकते हैं। तो उस प्रोविजन के तहत जो ये शक उभर कर आया है वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लगभग उम्मीदवार, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उस सिस्टम में जा रहे हैं। उन्होंने अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास और वो जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी और मुल्क के जो आइन ने, संविधान ने डेमोक्रेसी को जो ताकत दी है और उस डेमोक्रेसी को इलेक्शन प्रोसेस से ही मजबूती से रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो अलग अगर ये सिस्टम जो इलेक्टोरल सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में कहीं कोई खामी है या कोई गलत करता है या करवाता है तो ये देश खत्म हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा। तो ये तय होना चाहिए और चेक होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक ओपिनियन बना हुआ है। पूरी दुनिया में आप देख लें, किसी भी कंट्री में कहीं पे भी 2014 के बाद से सवाल उठ रहा था, ईवीएम शक की जो है घेरे में लगातार आता था सर, लेकिन कांग्रेस पिछले 2-3 चुनावों से इसको लेकर बहुत मुखर हुई है। कल आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कल सीडब्ल्यूसी में भी ईवीएम और बैलेट पेपर का जिक्र हुआ है। बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 4 दिन पहले ही कह दिया है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर इतनी ज़रूरी मशीन क्यों है? मोदी जी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा क्यों लगता है कि मशीन पर ही चुनाव होना चाहिए, बैलेट पर क्यों नहीं? ये एक सवालिया निशान आज पूरे मुल्क के, पूरे देश के लोगों के सामने खड़ा है। जिस सिस्टम पर लोगों का एतमाद, लोगों का भरोसा अगर उठ गया है तो उस सिस्टम को हमें बदलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम ही इस जीत के लिए जो है जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जो जीत हुई है, क्योंकि लाडली बहन योजना की पीठ थपथपाई जा रही है कि इस स्कीम ने लोगों पर, खासकर महिलाओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा। साथ ही साथ जो है कई सारी मुद्दे इस तरह के उठाए जा रहे हैं कि वो सीधे जनता को पिछिए, बटोगे तो कटोगे का मुझे लगता है एक आकलन आ रहा है कि वो भी नारा बहुत हद तक जो है जनता को पहुंच पाया। ये बहुत सारी वजह बताई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ पाई। तो सिर्फ ईवीएम का ही मुद्दा क्यों? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। इसके पहले भी 2014 में, 2019 में महाराष्ट्र में इसी तरह के नारे दिए गए थे। कभी हिंदू मुसलमान चलाया गया, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाया गया, कहीं शमशान कब्रिस्तान चलाया गया, कभी ओट जिहाद लो जिहाद चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरह से हर चुनाव में ये कैंपेन चलाती है इस तरह से। लेकिन 2014 का रिजल्ट आप उठाकर महाराष्ट्र का देख लीजिए, 2019 का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, कहीं पे भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 102 सीट से ज्यादा क्रॉस नहीं हुई है। जबकि शिवसेना उनके साथ हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे जी की, तब भी वो 102 या 3 सीट से क्रॉस नहीं हुए हैं। आज 132-33 पे आखिर कैसे पहुंच सकते हैं? ये एक सवालिया निशान है। दूसरा, आपने लाडली बहन के बारे में बात किया है, तो लाडली बहन चुनाव के ऐन 2 महीना पहले जीतने के बाद, चुनाव के विधानसभा के चुनाव आने के बाद 2 महीना पहले शुरू की गई इस स्कीम का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। ये हम लोग का आकलन है। कैमरा पर्सन बरवंत के साथ मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से मैं सैयद अकरम रहमान।
वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र के एमएलसी भाई जगताप का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ तौहीन-आमेज तबसरे पर अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने अपोजिशन को इसकी खामियों पर काम करने के बजाय गंदी सियासत में मुलव्वस होने पर तनकीद का निशाना बनाया है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लगता है कि भाई जगताप मुंबई का कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे हैं और कामगार उनके लीडर भी हैं। उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये अलग होता है, उनको अलग अधिकार है, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं आता है। ना प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तक संबंध रहता है। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए। और भाई जगताप माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह असेंबली इंतखाबात के नतायज सामने आने के बाद महायुति की तीनों पार्टियों के कई लीडर वजीर के ओहदे की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इस तरह जालना के परतौर हल्के के रुकन असेंबली बब्बन राव ने भी वजीर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वजीर बनने के बाद जिले में 5,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए जाएंगे। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें महायुति का बोलबाला पूरे राज्य भर में रहा। उसी प्रकार जालना में भी महायुति के 5 के 5 जगह जो है तो महायुति के जीत कर आए। परतूर विधानसभा से विद्यमान आमदार बबन राव लोनीकर इन्होंने हैट्रिक जीत जो है तो हासिल की है। इस संदर्भ में बोलने के साथ अपने साथ में बबन राव लोनीकर जो है खुद है। भाऊ, क्या कहेंगे, आपने जीत हासिल की है? परतूर मतदार संघ से मैं 5वीं बार चुन के आया हूं। यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग है, विकास के मुद्दे पे हम ये चुनाव में उतरे थे। यही मुद्दे पे चुनाव हुआ। हमारे मतदार संघ के हर गांव में फिल्टर का पानी है, वाटर ग्रिड का पानी है, जाने के लिए रास्ते हैं। यहाँ वीज का मामला था, 33 केवी है, 132 केवी है, 200 केवी है। वीज के बारे में मैंने बहुत सारा काम किया है। हमारे विधानसभा मतदार संघ के हर गांव में 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक निधि लाया और इस काम के मुद्दे पे लोगों ने मेरे को 5वीं बार चुन के दिया है। आपको मंत्री पद मिले, इसके लिए जो है तो एक कार्यकर्ता ने आपके लिए फोन से लेटर लिखा है और आपने भी जो है तो इच्छा जताई है मंत्री पद के लिए। हमारे मतदार संघ के आनंदगांव बोल के गांव है, वहां के नंदू गांजे बोल के है, सरपंच है, उन्होंने धनगर समाज के है। उन्होंने ब्लड से लेटर लिखा है देवेंद्र जी को कि हमारे बबन राव लोनीकर को मिनिस्टर बनाए। ऐसे हजारों कार्यकर्ता है विकास के काम के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरे को मंत्री बनाओ, ऐसा हर दिन भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नांदेड़ के MIDC इलाके में वाक़ तिरुमाला ऑयल कंपनी में आज सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लग गई। इस वाक़े में 4 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। जैसे ही हादसे की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई, ताहम अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मिनट को हमको फायर कॉल आ गया, तुरंत हम वहाँ से निकल के यहाँ पे रवाना हो गए। यहाँ से 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिए वाला है और अभी आग पूरे नियंत्रण में आने वाली है। 3 गाड़ियाँ काम कर रहे हैं, MIDC की 1, नांदेड़ फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ियाँ। क्या वजह है आपकी? वजह तो अभी हम बोल नहीं सकते, अभी हमारा काम चालू है बुझाने का। पूरा क्लियर होने के बाद में हम मायना करेंगे उसको। क्या यहाँ पर होगा? ऑयल मिल थी, तिरुमला ऑयल मिल बोल के हमको कॉल आने वाला है और हम आगे पूर्ण आग काबू में ला लिए। कितना नुकसान? अभी नुकसान तो कुछ बोल नहीं सकते ना, हमारा काम अभी पूरा कंट्रोल में लाना, उसके बाद जाते समय उसका ये करके जाना है। कितने जन जख्मी? 4 लोग जख्मी हो गए। जय महाराष्ट्र में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।